हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट कर लिया था और उनके मेजर वर्क्स को भी वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सैमुअल टेलर कोलरिज को डिस्कस करेंगे, जो कि रोमांटिक एज के काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट थे। इनकी टाइमलाइन थी 1770 टू 1834 और इनका जन्म हुआ था डेवनशायर, इंग्लैंड में। ही वॉज ए पोइट, क्रिटिक एंड फिलोसफर। और इनको सुपरनेचुरल पोइट्री, इमेजिनेशन और इनके ड्रीम लाइन एंड लैंडस्केप्स की के लिए जाना जाता था। और इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ काम किया था लिरिकल बैलेड्स में 1798 में, जो मैंने आपको वर्ड्सवर्थ में भी बताया था। और इनको बोला जाता है द हाई प्रीस्ट ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि ये अपनी पोइट्री में इमेजिनेशन का काफ़ी यूज़ करते हैं, इसलिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो इनके वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ये इनका ऐसा वर्क था लिरिकल बैलेड में जिनकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए थे और इनका ये वर्क भी काफ़ी फेमस हुआ था और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको पब्लिश करवाया गया था 1798 में और इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था 1817 में। तो इसकी समरी में क्या होता है, एक एंशियंट मैरिनर की स्टोरी है, जो कि वो अपने शिप के बारे में बताता है कि कैसे वो समुद्र में फंस गए थे और उनके साथ उस शिप में क्या क्या हुआ, ये वो स्टोरी को बताता है। तो वो मैरिनर क्या करता है, वेडिंग गेस्ट क्या शादी में जा रहे होते हैं, तो वो उन वेडिंग गेस्ट को रोककर अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। वो वेडिंग गेस्ट इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन मैरिनर ही फोर्सफुली उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि कैसे हम मैरिनर एंड क्रू स्टार्ट ए सी वोएज, ही किल्स एल्बर्ट्रोस ए बर्ड ऑफ गुड लक। कि वो अपनी स्टोरी में बताता है कि कैसे उनकी शिप मतलब एक तरह से स्टक हो जाती है और साथ में क्या देखते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं और उस टाइम पे समुंदर में हवा भी नहीं चल रही होती और उनकी जो शिप है वो एक तरह से क्या होती है, डगमगाने लग जाती है समुंदर के अंदर। लेकिन इतने में ही क्या होता है, एल्बाट्रोस नाम का बर्ड आता है, उनकी शिप के ऊपर आके बैठ जाता है। जैसे ही वो बर्ड उनकी शिप पे आकर बैठता है तो क्या होता है, एकदम से हवा चलने लग जाती है और उनकी शिप की मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाती है। तो जो मैरिनर के जो साथ वाले जो फ्रेंड्स होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं उस शिप पर, वो सोचते हैं कि एल्बाट्रोस हमारे लिए गुड लक लेके आया है, तो इसकी वजह से अब हम क्या है, किनारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मैरिनर है उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो एल्बाट्रोस को किल कर देता है, मार देता है। जैसे ही वो एल्बाट्रोस को मारता है तो फिर से क्या होता है कि उनके साथ क्या होता है, फिर बुरी चीज़ें से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या होता है कि सनलाइट एकदम से क्या होती है, काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हवा चलनी बंद हो जाती है और उनकी शिप वहीं की वहीं रुक जाती है। ठीक है, तो जो उसके साथ वाले फ्रेंड्स हैं वो बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना तुम एल्बाट्रोस को मारते तो ना ही हमारी शिप के साथ ये होता। ठीक है, तो नेचर पुनिशेज द होल क्रू, द शिप इज स्टक, वाटर राइज पीरियड सेवियर। क्या होता है, शिप स्टक हो जाती है और जो उनके आसपास का पानी है वो भी सूखने लग जाता है। जो सारे लोग हैं वो क्या होते हैं, प्यास के कारण वन बाय वन करके उन सब की डेथ हो जाती है। सिर्फ एंशियंट जो एक मैरिनर है, सिर्फ वो बचता है, बाकी उसके साथ के सभी लोगों की शिप पर ही डेथ हो जाती है। अब क्या होता है आगे, मैरिनर है वो ये सोचता है कि सामने से उसे एक शिप आती मिलती है, लेकिन उसका गला प्यास की वजह से इतना ड्राई हो जाता है कि वो बोल भी नहीं पाता। तो फिर वो क्या करता है, अपने मतलब हैंड को बाइट करता है और उसमें से जो ब्लड निकलता है उसको वो क्या करता है, ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ आवाज़ निकलती है और वो सामने वाली शिप में लोगों को आवाज़ देता है कि हम यहाँ लोग फंसे हुए हैं, हम प्लीज़ हमारी हेल्प करें। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। ऑल सेलर डाई एक्सेप्ट मैरिनर, सब सेलर्स मर जाते हैं लेकिन मैरिनर बच जाता है। व्हेन ही ब्लेसिस द वाटर स्नेक्स द कर्स बिगिन टू ब्रेक। तो वो वहाँ पे फंस जाता है तो उसे क्या दिखने लग जाते हैं, वाटर स्नेक्स दिखने लग जाते हैं सी के अंदर, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि शायद मैं इनको ब्लेस करूँगा वाटर स्नेक्स को तो शायद जो मेरा ये कर्स है वो टूट जाए। द डेड क्रू राइजेज लाइक गोस्ट एंड सेल द शिप बैक। जैसे ही वो वाटर स्नेक्स को ब्लेस करता है तो क्या होता है, जो उसके क्रू के मेंबर्स थे वो एकदम से क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो क्रू मेंबर्स खड़े नहीं होते, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, स्पिरिट्स होती हैं उनके अंदर की, जो क्या करती हैं, शिप को वापस लाने के लिए, शिप बैक करने में उनकी मदद करते हैं। मैरिनर ही सेव्ड बट मस्ट वंडर द वर्ल्ड टेलिंग द स्टोरी एज ए पनिशमेंट। क्या होता है, मैरिनर बच जाता है और वो क्या होता है, किनारे पे भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसको
एज ए पुनिशमेंट मैरिनर को क्या मिलती है नेचर से, कि जब तक वो अपनी स्टोरी लोगों को सुनाता रहेगा तब तक उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्टोरी सुनाना बंद कर देगा उसे क्या होती है, बॉडी में तकलीफ़ होना शुरू कर दे हो जाती है। इसलिए मैरिनर को अपनी स्टोरी किसी ना किसी को सुनानी पड़ेगी। अपनी इस अगर उसे तकलीफ़ से बचना है तो उसे किसी ना किसी को अपनी स्टोरी सुनाते रहना होगा। यही मैरिनर की पुनिशमेंट थी। मैरिनर लास्ट में उस वेडिंग गेस्ट को यही बोलता है कि काश मैं नेचर को रिस्पेक्ट करता, मैं नेचर से प्यार करता तो आज ही मेरी ये हालत ना होती। इसलिए वो लास्ट में वेडिंग गेस्ट को यही बोलता है कि हमें भगवान की, जो भी हमें भगवान ने जितनी भी नेचर में हमें थिंग्स प्रोवाइड किए हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और इक्वली उन्हें लव करना चाहिए जैसे कि हम गॉड को करते हैं। तभी क्या होता है कि गॉड हमें ब्लेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो वेडिंग गेस्ट को बाय कर देता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हमें क्या थीम्स देखने को मिलती है इस पोएम में? सिन एंड पनिशमेंट। सिन एंड पनिशमेंट की थीम है, रिडम्पशन की है कि कैसे हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, नेचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को दिखाया है, जैसे स्पिरिट्स और घोस्ट पोएम में शो किया है। इमेजिनेशन की थीम है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एस.टी. कोलरिज का एक इम्पॉर्टेंट थीम है उनकी सभी पोएम्स में, कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए हम अपने बिलीफ को छोड़ के जब हम किसी भी चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। जैसे कुछ स्टोरीज़ में हमें, कुछ मूवीज़ में भी हम देखते हैं या स्टोरीज़ में भी हम ये देखते हैं कि हमें पता होता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम उस पर थोड़ी टाइम के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं। किस लिए? ताकि हमें क्या, उस चीज़ से हमें क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट फील होता है। इसलिए हम उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ पे क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इसे ही विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में इस पे क्वेश्चन आता है, या नेट में भी इस पे क्वेश्चन आता है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव टर्म किसके द्वारा दी गई थी, तो वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा दी गई थी। इसकी कुछ फेमस लाइंस हैं। अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी, एंड नेवर ए सेंट लुक टुक पीटी ऑन माई सोल इन एगोनी। He prayeth best who loveth best all things both great and small, for the dear God who loveth us he made and loveth all। इस लाइंस का मतलब यही है कि जो भी गॉड ने हमें नेचर के द्वारा जो भी थिंग्स प्रोवाइड की हैं, चाहे वो बड़ी हैं या छोटी हैं, हमें सबको प्यार से रखना चाहिए, प्यार देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी गॉड हमें रिटर्न में क्या करता है, प्यार और वो रिस्पेक्ट हमें गॉड के थ्रू हमें मिलती है। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो इसी के साथ राइम ऑफ एंशिएंट मैनर हमारी ख़त्म होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पोएम के ऊपर चलते हैं हम। कुबला खान और ए विज़न इन अ ड्रीम ए फ्रेगमेंट। इसका पूरा टाइटल इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे ही ऐसे लर्न करना है आपको। ये 1797 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1896 में। इसकी फॉर्म है ड्रीम विज़न पोएम है। ड्रीम विज़न पोएम कौन सी होती है? जो हम किसी भी चीज़ को हम ड्रीम में देखते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर लिखते हैं, उसे हम ड्रीम विज़न बोलते हैं। जो कोलरिज थे ये एक ओपियम ईटर थे। ओपियम ईटर मीन्स ये अफीम खाते थे। ठीक है, तो जो इनकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स है इन्होंने ओपियम ईट करके ही लिखी हैं। तो ये ओपियम खाकर क्या करते थे, सो जाते थे और नींद में जो भी इनको ड्रीम्स आते थे उनके ऊपर ये पोएम लिखते थे। तो कुबला खान भी उसमें से एक पोएम है जो इन्होंने नींद में जो ड्रीम देखा था उसके बाद इस पोएम को लिखा था। तो इसी समरी में देखेंगे। द पोएम बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग कुबला खान्स पैलेस विच ही बिल्ट इन द सिटी ऑफ संबाला, ए मिथिकल प्लेस। कोलरिज विविडली पोर्ट्रेज द रिवर एल्फ फ्लोइंग थ्रू ए गोर्ज एंड द लग्जीरियस गार्डन अराउंड द पैलेस। इस पोएम में वो क्या देखते हैं, कुबला खान के पैलेस को देखते हैं। ठीक है, जो कि जेनुडू में है और एक सिटी है वहाँ पे संभाला। ये सिर्फ एक मिथिकल प्लेस जो उनको वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू ड्रीम में देखते हैं उसको डिस्क्राइब किया है। तो वो जो बोलते हैं कि कुबला खान का पैलेस है, उसके पास क्या है, एक रिवर एल्फ फ्लो कर रही है और उस पैलेस के पास क्या है, लग्जीरियस गार्डन्स भी हैं। द सेटिंग इज़ मिस्टीरियस, लश एंड पावरफुल, इवोकिंग अ सेंस ऑफ ग्रैंडोनर एंड द सुपर नेचुरल। द पोएम कन्वेज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटी, मिस्ट्री एंड पावर, ड्रॉइंग द रीडर इनटू
ऑलमोस्ट हेलुसिनेटरी विजन ऑफ एम्परर्स डोमेन। तो इस पोएम की सेटिंग्स है वो उन्होंने काफ़ी मिस्टीरियस, लश और पावरफुल रखी है, और उसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का भी मेंशन है, जिसकी वजह से कोई भी रीडर जब इस पोएम को पढ़ता है तो वो एक हेलुसिनेटरी विजन में चला जाता है। एम्परर एम्परर के जो एम्परर का जो भी पैलेस दिखाया है वो उसको एक हेलुसिनेटरी विजन की तरह देखता है, और उसकी ब्यूटी, मिस्ट्री और पावर से क्या हो जाता है, वो एक तरह से रीडर जो है वो हेलुसिनेट हो जाता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम बिकम्स मोर रिफ्लेक्टिव। Coleridge reveals that he had a vision or a moment of deep inspiration in which the entire poem came to him. सेकेंड पार्ट में जो कॉलरेज हैं वो बताते हैं कि उनको एक एक विज़न आता है ड्रीम के अंदर, जो काफ़ी इंस्पिरेशनल होता है उनके लिए, और जो इंस्पिरेशन उन्हें जो उस ड्रीम से मिलती है वो उन्होंने इस पोएम में अपने लिखी है। हाउएवर द विज़न फेड्स अवे बिफोर द पोएट कैन फुली कैप्चर इट। वो बोलते हैं कि विज़न बिल्कुल एक तरह से हट जाता है जब उनको, इससे पहले कि वो उस पोएम को पूरा कैप्चर करते, उस विज़न को पूरा कैप्चर करते और पोएम को कंप्लीट करते, लेकिन वो जो विज़न है वो क्या होता है, फेड हो जाता है। कैसे? ही एक्सप्रेसेस ए सेंस ऑफ रिग्रेट एट लूजिंग द कंप्लीट विज़न, एंड द पोएम एंड्स विद ए लॉन्जिंग ऑफ फॉर द रिटर्न ऑफ दैट लॉस्ट क्रिएटिव पावर। वो रिग्रेट करते हैं कि जो उनकी जो सेंस पे रिग्रेट करते हैं कि कैसे उन्होंने अब कंप्लीट विजन को लूज़ कर दिया। द पोएम एंड्स विद द लॉजिंग ऑफ रिटर्न दैट लॉस क्रिएटिव पावर। देयर इज एन इम्प्लीकेशन दैट क्रिएटिव इमेजिनेशन इज बोथ ए गिफ्ट एंड कर्स, समथिंग दैट कैन बी फ्लीटिंग एंड इल्यूसिव। वो बोलते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन एक तरह से आपके लिए गिफ्ट भी होता है और कर्स भी होता है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होता है और क्या होता है, एक तरह से इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बोलते हैं कि एक गिफ्ट की तरह भी है और एक कर्ज की तरह भी है। इसमें थीम क्या दिखाया गया, पावर ऑफ इमेजिनेशन शो करी है। द पोएम एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ पोएट इमेजिनेशन टू क्रिएट ग्रैंड मिस्टिकल विजन्स, बट आल्सो इनक्लोजेस हाउ फ्लेटिंग एंड डिफिकल्ट इट कैन बी टू फुली कैप्चर एंड कम्युनिकेट दिस विजन्स। पावर ऑफ इमेजिनेशन को दिखाया है जो कि ग्रैंड एंड मिस्टिकल विजन्स दिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्लीटिंग भी है, मतलब शॉर्ट लिव्ड है। ताकि मतलब शॉर्ट लिव्ड इसलिए बोला है कि वो फुली विजन्स को क्या करते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते, और उनकी जो पोएम है वो क्या रह जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। नेक्स्ट थीम है नेचर एंड द सबलाइम। द नेचुरल वर्ल्ड विद इट्स वास्टनेस एंड ब्यूटी इज डिपिक्टेड एज ए सोर्स ऑफ ओ एंड इंस्पिरेशन। द रिवर, एल्फ, द गार्डन, द पैलेस ऑल इवोक ए सेंस ऑफ सबलाइम। इन्होंने नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को दिखाया है कि कैसे जो रिवर एल्फ है, गार्डन है और पैलेस की जो ब्यूटी है वो कैसे हमें एक सेंस ऑफ सबलाइम शो करती है। नेक्स्ट थीम है लॉस ऑफ क्रिएटिव विजन। द पोएम एंड्स ऑफ मेलंकोली नोट एज कोलरिज रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ इज ओरिजिनल विजन वाज लॉस्ट, पॉइंटिंग टू द फ्लीटिंग नेचर ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन। वो अपनी पोएम को एक मेलंकोली नोट पे ख़त्म करते हैं कि कैसे उनका ओरिजिनल विज़न क्या है, लॉस्ट हो जाता है, और वो फ्लीटिंग नेचर को शो करता है आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन की। इस पोइम्स की कुछ फेमस लाइंस हैं। बट ओ दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover. Next है a savage place as holy enchanted as beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome. लिटरली ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी एग्जाम्स में देखी गई है। नेक्स्ट लाइन है एंड amid this tumult Kubla heard from far ancestral voices professing war. तो ये इस कुछ पोएम्स की कुछ फेमस लाइंस है, एक बार इनको रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इनकी पोएम है डिजेक्शन एंड ओड is a poem written by Samuel Taylor Coleridge in 1802 and was published the same year in the Morning Post, a London daily newspaper. ये वाली इनकी पोएम 1802 में पब्लिश होती है, कौन से न्यूज़पेपर में, द मॉर्निंग पोस्ट में, जो कि एक लंदन का न्यूज़पेपर था। The poem in its original form was written to Sarah Huntington, a woman who was not his wife, and discussed his feeling of love for her. ये पोएम उन्होंने सारा हंटिंसन को डेडिकेट की है, जो उनकी वाइफ नहीं थी, लेकिन एक ऐसी वुमेन थी जो कॉलरेज के लिए, जिनके मन में उनके लिए क्या थी, फीलिंग्स थी। तो ये सारा हंटिंसन कौन थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम था मैरी हंटिंसन, उनकी सिस्टर कौन थी, ये सारा हंटिंसन। तो उनके जो कॉलरेज थे
उनके मन में सारा हंटिंसन्स को लेके क्या थी, फीलिंग्स थी, वो इन्होंने अपनी इस पोएम में शो करी है। द वेरियस वर्जन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब कोलरेज इनएबिलिटी टू राइट पोइट्री एंड लिविंग इन ए स्टेट ऑफ पैरालिसिस, बट पब्लिश्ड एडिशंस रिमूव हिज पर्सनल फीलिंग्स एंड मेंशन ऑफ हंटिंसन। उन्होंने अपनी पोएम में क्या करा है, कोलरेज की इनएबिलिटी को दिखाया है कि वो जब कैसे पोइट्री को लिख नहीं पाते थे, पैरालिसिस, क्योंकि उन्हें पैरालिसिस था। लेकिन जो उनकी पब्लिश एडिशंस थी उसमें उन्होंने पर्सनल फीलिंग्स, जो उनके सारा हंटिंसन्स के लिए उनके मन में जो फीलिंग्स थी उनको क्या किया गया, पब्लिश एडिशंस में उनको रिमूव किया गया। ठीक है, तो इसकी हम समरी को डिस्कस करेंगे। The Junction, an ode, is a deeply personal and emotional poem in which Coleridge reflects on his declining creative powers and spiritual despair. वो इस पोएम में दिखाते हैं कि कैसे उनकी जो क्रिएटिव पावर्स हैं और स्पिरिचुअल डिस्पेयर है वो कैसे एक तरह से डिक्लाइन हुआ है, वो इस पोएम में उन्होंने दिखाया है। रिटन एज ए वर्स लेटर टू वुमेन ही एड्रेस एज ए लेडी, द पोएम बिगिंस विद द पोएट ऑब्जर्विंग एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। वो उन्होंने एक वर्स लेटर लिखा है किसको, लेडी को, और इन्होंने अपनी पोएम की शुरुआत किससे की है कि वो एक ऐसे तूफान को देख रहे हैं कि वो उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अनलाइक द रोमांटिक बिलीव दैट नेचर कैन इंस्पायर और हील, कोलरेज फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिट। जैसे कि रोमांटिक पोइट्स का मानना था कि नेचर हमें इंस्पायर भी करता है और हील भी करता है, लेकिन कोलरेज इस टाइम अपने आप को नेचर से क्या कर रहे थे, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। ही कैन नॉट फील जॉय इवन थो द सीन इज़ ड्रामेटिक एंड ब्यूटीफुल। सीन इतना ब्यूटीफुल और ड्रामेटिक होने के बावजूद भी उन्हें कोई भी फील नहीं आ रहा था नेचर को देख के। ही एक्सप्लेन्स दैट ट्रू जॉय मस्ट कम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कोलरेज का मानना था कि जो जॉय और जो हैप्पीनेस हमें अंदर से फील होती है वो हमें बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को देख के नहीं फील होती। सिंस ही लॉस्ट हिज इनर जॉय ड्यू टू इमोशनल सफरिंग, क्योंकि जो उनका जो इनर जॉय था वो इमोशनल सफरिंग की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। नेचर्स ब्यूटी कैन नो लॉन्गर अवेकन इंस्पिरेशन और पोएटिक इमेजिनेशन इन हिम। जो नेचर्स ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर नहीं कर पा रही थी, ना ही उन्हें पोएटिक इमेजिनेशन दे रही थी और ना ही उनको कोई अंदर से उन्हें कोई भी जॉय फील हो रहा था, क्योंकि वो अपनी इमोशनल सफरिंग की वजह से जो उनकी फीलिंग्स थी किसी भी जिस लेडी को वो मतलब एक तरह से फील कर रहे थे और उस लेडी को जैसे कि वो लव करते थे, तो वो कोई भी ऐसी नेचर को देख के उनके मन में कोई भी ऐसी जो जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आ रही थी जैसे उन्हें पहले देख के आती थी, क्योंकि वो इमोशनली अंदर से काफ़ी फेडअप थे, जिस वजह से उनके अंदर की जो भी एक तरह से बोलते हैं ना कि अंदर से हमारी सारी फीलिंग्स एक तरह से आके क्या हो जाती है, स्टक हो जाते हैं। जब भी हम ऐसे फेज़ से इमोशनलिटी वाले फेज़ से जब भी हम गुजर रहे होते हैं तो हमारे जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं एक तरह से स्टक हो जाती हैं। द पोएम ब्लेंड्स कन्फेशन, मेडिटेशन एंड लेमेंट एज कोलरेज mourns his inability to experience the uplift feelings that once fueled his creativity। तो उन्होंने अपनी इस पोएम में कन्फेशन, मेडिटेशन और लेमेंट का जो ब्लेंड दिखाया है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसमें शो किया है कि कोलरेज अपनी उस इनएबिलिटी को शो कर रहे हैं कि कभी तो उन्हें नेचर को देख के अच्छी फीलिंग्स आती थी और इमेजिनेशन आती थी जो उनकी क्रिएटिविटी को क्या करती थी, बढ़ाती थी। लेकिन आज वो इतने सैड हो चुके हैं, अपने आप को इतना अपने आप की एबिलिटी को इतना लॉस्ट कर चुके हैं कि उन्हें नेचर को देख के कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, नेचर उन्हें इंस्पायर नहीं कर पा रहा और उस इमोशनल सफरिंग से हील नहीं कर पा रहा जो कभी उन्हें करता था और उन्हें पोएटिक इमेजिनेशंस में काफ़ी हेल्प करता था और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो नेचर को देख के ही काफ़ी ना काफ़ी इंस्पायर होती थी। डिस्पाइट हिज ओन डिस्पेयर ही एंड्स विद पोएम ए सिंसियर विश दैट लेडी मे बी ब्लेस्ड विद जॉयस पीस एंड सेरेनिटी, गिफ्ट्स ही नो लॉन्गर होप्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, वो लास्ट में इस पोएम को उस लेडी के लिए क्या करते हैं, एंड कर देते हैं कि वो हमेशा जो लेडी है वो ब्लेस्ड रहे किससे, जॉय, पीस और सेरेनिटी से। उन्हें कभी भी मेरी तरह ऐसे कभी भी लाइफ में सफ़र ना करना पड़े जैसे कि मैं आज इस फेज़ से सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें थीम देखने को मिलती है लॉस ऑफ इमेजिनेशन एंड पोएटिक पावर। इस पोएम में हम देख रहे हैं कि उनकी जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी लॉस्ट हो चुकी है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ब्यूटी, उन्होंने अपनी इस पोएम में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी को शो किया है कि जो हमारे इनर ब्यूटी होती है वो हमें हेल्प करती है, किस लिए,
हमें नेचर से कनेक्ट करने के लिए और हमें जॉयफुल फील करने के लिए। एक्सटर्नल ब्यूटी, नेचर को देखकर हमें खुशी नहीं मिलेगी जब तक हम अंदर से खुश नहीं मिलेंगे, अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक हमें खुशी नहीं मिलेगी। जब तक हम आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें एक जो खुशी होगी वो हमें तभी फील होती है जब हम अंदर से खुश होते हैं। डिस्पायर एंड इमोशनल नमनेस को शो किया है। द सोर्स ऑफ जॉय द सोल्स लाइफ, उन्होंने जॉय का सोर्स बताया आत्मा की खुशी। जब हम आत्मिक रूप से खुश होंगे तभी हम हर चीज़ को अच्छे से फील कर पाएंगे, वो नेचर की चाहे कोई भी चीज़ हो। पर्सनल टर्मोइल एंड एंग्जाइटी, पर्सनल थिंग्स को शेयर किया है कि कैसे उन्हें एंग्जाइटी फील हो रही है जब वो अपने अपने आप को उस फेज़ से सफ़र कर रहे हैं। सुपर नेचुरल एंड नेचर एज ए मेटाफर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और नेचर को उन्होंने एज ए मेटाफर यूज़ किया है। इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जॉय लिफ्ट हर स्पिरिट, जॉय अट्यून हर वॉइस, टू हर मे ऑल थिंग्स अलाइव फ्रॉम पोल टू पोल, देयर लाइफ द एडिंग ऑफ हर लिविंग सोल। O lady, we received but what we give, and in our life alone does nature alive. Simple spirit guided from above, dear lady friend, the best of my choice, thus mayest thou evermore rejoice. इस कोट्स में भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ही, उनकी फीलिंग्स को हम प्रॉपर वे से देख सकते हैं कि कैसे उनकी फीलिंग्स उन्होंने अपने इस लाइन्स कोट्स में शो करी है। नेक्स्ट पोएम है द नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशन पोएम। द नाइटिंगेल बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज इज 1719 conversation poem published in lyrical ballads celebrating nature joy, challenging the nightingale tradition melancholy and contrasting rural life with city sorrows, aim to teach his son a joyful connection to nature, music over human sadness, featuring a natural conversational style in unrhymed iambic pentameter। उन्होंने क्या शो इस पोएम में क्या दिखाया है कि कैसे नेचर जॉय चैलेंज करती है नाइटिंगेल ट्रेडिशनल मेलंकली को, और उन्होंने कंट्रास्ट किया रूरल लाइफ को किससे, सिटी के सोरोज से। और वो अपने सन को क्या करना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं कि वो एक जॉयफुल कनेक्शन रखे नेचर की म्यूज़िक से, और ताकि वो क्या करे, नेचर की म्यूज़िक से अगर वो अपने आप को कनेक्ट रखेगा तो वो ह्यूमन सैडनेस को कैसे रिकवर कर सकता है। ये सब उन्होंने अपने इस पोएम में डिस्कस करने की किया है, और ये कन्वर्सेशनल स्टाइल में है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। थीम है इसकी नेचर जॉय वैसी ह्यूमन मेलंकली, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप को शो किया है, पेरेंटहुड एंड लेगेसी को, इमेजिनेशन एंड कनेक्शन टू नेचर एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशन। समरी क्या है, कॉलरिज रिजेक्ट्स द ओल्ड पोएटिक आइडिया दैट नाइटिंगेल सिंबलाइजेज सोरो एंड इंस्टेड प्रेजेंट इज जॉयफुल लाइवली पार्ट ऑफ नेचर। कॉलरिज ने ओल्ड पोएटिक आइडिया को रिजेक्ट किया है कि नाइटिंगेल सोरो को सिंबलाइज नहीं करती बल्कि वो तो प्रेजेंट करती है जॉयफुल लाइवली पार्ट ऑफ नेचर को। ड्यूरिंग ए नाइट टाइम वॉक ही लिसन टू बर्ड सॉन्ग एंड आर्ग्यू दैट नेचर इज़ नॉट मेलंकली, पीपल सिंपली प्रोजेक्ट देयर ओन इमोशंस इनटू। वो नाइट टाइम वॉक में करते हैं और वो जब बर्ड्स के सॉन्ग को सुनते हैं तो वो आर्ग्यू करते हैं कि नेचर मेलंकली नहीं है, लेकिन वो लोगों ने बना दिया है अपने इमोशंस को उस सॉन्ग, बर्ड्स के सॉन्ग के साथ कनेक्ट करके या नेचर के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करके उन्होंने नेचर को मेलंकली बना दिया है। लेकिन एक्चुअल में नेचर मेलंकली नहीं है, वो तो जॉय को प्रेजेंट करती है और एक लाइवली पार्ट ऑफ नेचर को डिनोट करती है। द पोएम सेलिब्रेट द वाइटलिटी ऑफ नेचर, एक्सप्रेस दैट द होप दैट चाइल्ड विल ग्रो अप अप्रिशिएटिंग इट्स इनोसेंट एंड अपलिफ्टिंग ब्यूटी। पोएम क्या दिखा रही है कि जो चाइल्ड है वो नेचर को देखकर और उसकी ब्यूटी से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को अच्छे से जॉयफुली एंड हैप्पीनेस से अपने, अगर वो लाइफ को अगर वो अच्छे से जिएंगे तो उन्हें क्या होगा, अपनी लाइफ उनको कैसी फील होगी, हैप्पीनेस से, फुल ऑफ हैप्पीनेस उनको फील होगी। तो यही सब उन्होंने अपनी इस पोएम में डिस्कस किया है। उनके फेमस कोट हैं, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलंकली वर्ड, ए मेलंकली बर्ड ओ आइडल थॉट इन नेचर देयर इज़ नथिंग मेलंकली। इस कोट में भी वो दिखा रहे हैं कि जो बर्ड है वो मेलंकली नहीं है बल्कि वो तो काफ़ी म्यूजिकल है, और इन नेचर देयर इज़ नथिंग मेलंकली, जो नेचर में कुछ भी ऐसा मेलंकली नहीं होता बल्कि नेचर तो हमें काफ़ी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है और काफ़ी पीस हमें नेचर से मिलता है।
But if that even shouldn't give me life, his childhood shall grow up familiar with these songs, that with night he may associate joy. कि चाइल्डहुड में हम जब भी नेचर को हम चाइल्डहुड में देखते हैं तो हम क्या होता है कि हम ग्रो अप भी नेचर को देख के होंगे तो हमें हमेशा क्या होगा, जॉय की ही फीलिंग आएगी, ना कि हमें मेलंकली फील होगा. माई फ्रेंड थो आवर सिस्टर वी हैव लर्न ए डिफरेंट लोर वी मे नॉट दस परफॉर्म नेचर स्वीट वॉइस इज ऑलवेज फुल ऑफ लव एंड जॉयनेस. ठीक है, तो वो यही इस कोट में बताना है कि नेचर की जो वॉइसेस होती हैं वो हमेशा स्वीट ही होती हैं, ऑलवेज फुल ऑफ लव एंड जॉयनेस. तो हमें नेचर के साथ नेचर को हमेशा एज ए जॉयफुल थिंग की तरह please subscribe, like and share my channel.